नमस्कार दोस्तों, मैं राघव गुप्ता आप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक एंड शेयर कर रहे हैं और आशा करते हैं आप ये आगे जारी रखेंगे, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे। और हम लोग सेशन जो कर रहे थे टॉपिक वाइज में, उसमें भारत की नदियां, जिसमें हम लोग सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र कंप्लीट कर चुके थे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए थे कैसे क्या करना है। और आप लोग नोट्स और पेन लेके जरूर बैठिए, जिससे जो मैं बताता चलूं वो आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हर प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे अगला नदी में, वो बात करेंगे गंगा तंत्र की। गंगा तंत्र की क्लियर हो गई बात। अब गंगा तंत्र में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से है और गंगा नदी का नाम गंगा कहां से पड़ता है। दूसरी चीज कि गंगा नदी जो प्रयाग बनेंगे वो कहां पे क्या है, गंगा नदी का मैदानी भाग में प्रवेश क्या है, गंगा नदी की सारी सहायक नदियां, गंगा नदी किनारे स्थित शहर और कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आज डिटेल में पढ़ लेंगे। और सबको पता है सबसे बड़ा अगर कोई तंत्र है तो कौन सा है, गंगा तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 5 या 10 लोगों को आप वीडियो जरूर शेयर करोगे, ये आपका हमसे वादा है। फिर उसके गंगा तंत्र पढ़ते हैं। एक यहां पे पड़ता है सतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी, क्लियर हो गया। और एक यहां पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगोत्री, गंगोत्री, जिसको बोलते हैं गोमुख हिमानी। यहां पे कौन सी हिमानी है, गोमुख हिमानी। और ये गंगा नदी का उद्गम और ये जितने हिमानी हैं ये सब किस राज्य की बात कर रहे हैं। एक राज्य यहां पे लिख लो, यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। क्लियर हो गई बात, उत्तराखंड। अब बात करते हैं आगे बात। गंगोत्री और गोमुख हिमालय से एक नदी निकली जिसको हम लोग जानते हैं भागीरथी के नाम से। किस नाम से, भागीरथी के नाम से। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, भागीरथी के नाम से। आगे देखते हैं। संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं, अलकनंदा। अब यहीं पे बात कर रहे हैं अलकनंदा भागीरथी का उद्गम तो हमको पता चल गया। और यही उत्तराखंड में दो दर्रे इंपॉर्टेंट हैं जो इन दो नदियों के उद्गम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दर्रा जिसको हम लोग बोलते हैं माना और एक बोलते हैं नीति। उम्मीद करते इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, एक नदी ये निकल के आती है जो अलकनंदा में मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी। सबसे पहला क्वेश्चन सबको पता है, उत्तराखंड में दो प्रमुख हिंदू धर्म के मंदिर हैं, एक बद्रीनाथ, एक केदारनाथ। बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है और केदारनाथ किस देवता को समर्पित है। तो जो केदारनाथ है वहां पे भगवान शिव की पूजा होती है और बद्रीनाथ है वहां पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी के किनारे जो मंदिर स्थित है वो कौन सा है, उसका नाम है केदारनाथ। ये कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को। अलकनंदा के पास जो मंदिर है वो कौन सा है, वो है बद्रीनाथ। ये किस भगवान को समर्पित है, ये समर्पित है विष्णु भगवान को। इतनी बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। उसके बाद पहले तो नदियों के किनारे स्थित दोनों मंदिर, यहाँ पे आप लिख सकते हो जिसको ना पता हो, केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अलकनंदा ये मेन धारा बह रही, यहां पे एक नदी आके मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे धौली गंगा, धौली गंगा। और ये जब नदियां एक अलकनंदा में आके मिलेंगी तो यहां पे प्रयाग बनते हैं जिनको हम जानते हैं पंच प्रयाग के नाम से। तो पंच प्रयाग हम लोग इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के नीचे नंद प्रयाग,
नंद प्रयाग के नीचे कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के नीचे रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के नीचे देवप्रयाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा सेशन को। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे लिए इतना कर देना कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बस। ये 5 प्रयाग। अब ये प्रयाग जो है 2 नदियों का संगम होंगे। तो सबसे पहले धौली गंगा किसमें मिली? अलकनंदा में। तो यहां पे क्या बना? A+D। A+D जब मतलब अलकनंदा और धौली गंगा बनेंगी तो क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। क्लियर हो गई बात? एक आपको प्रयाग समझ में आ गया होगा। फिर एक नदी आके इसमें मिलती आके, जिसको बोलते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी। तो जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है मतलब A+N, तो वहां पे क्या कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। फिर यही बात आती है, एक नदी आके इसमें मिलती है जिसको बोलते हैं पिंडार। पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब आके इसमें मिलेगी तो मतलब A+P मिलके क्या बनाएगा? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद इसमें एक नदी आके मिलेगी जिसको बोलेंगे हम लोग ये मंदाकिनी वाली। अगर ये मंदाकिनी हम लोग यहां पे सीधा मिलाए आके ये, तो यहां पे बनेगा आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग किसका किसका संगम हो गया? A+M का। फिर उसके बाद जब ये नदी अलकनंदा आएगी, किसमें में आके मिलेगी? भागीरथी। भागीरथी में से इसका मिलन होगा मतलब A+B। तो यहां पे क्या बनेगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग। आशा करते हैं आप लोगों को इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पंच प्रयाग के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर ये आप समझ गए तो गंगा नदी का उद्गम आपको पता चल जाएगा। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री गोमुख में यानी गंगा के नाम से नहीं होता। गंगा नाम पड़ेगा कहां से? बाद में पड़ेगा देवप्रयाग से। ठीक, जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाएंगी तो यहीं से नाम क्या पड़ा? यहीं से नाम पड़ता है, यहीं से गंगा नाम पड़ा। गंगा नाम पड़ा। ठीक, फिर गंगा नदी अब यहां से आगे बहने लगी। यहां से आगे बहने लगी तो यहां पे एक शहर पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे ऋषिकेश। ये सब उत्तराखंड में पड़ रहा। और यहां पे एक जगह पड़ेगी जिसको हम लोग बोलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार। तो हरिद्वार इंपॉर्टेंट किस लिए यहां पे? क्योंकि जब गंगा नदी अभी तक जो बह रही थी वो पर्वतों पहाड़ों पे बह रही थी, लेकिन गंगा नदी का प्रवेश मैदानी भाग में कहां से होता है? तो हरिद्वार से। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? लैंड एरिया में। मैदानी भाग में जो प्रवेश होता है गंगा नदी में वो हरिद्वार से माना गया। इतनी बात करते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही बात करते हैं, आपको प्रयाग याद हो गए। अब यही भागीरथी की बात आती है तो भागीरथी नदी किनारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डैम। उस डैम का नाम है टिहरी बांध। टिहरी डैम पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया कि टिहरी डैम किस नदी किनारे स्थित है, तो आसानी से आप लोग बता सकते हो किस नदी किनारे? भागीरथी नदी किनारे। जब भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं तो क्या बनता है? देवप्रयाग, जहां से दोनों नदियों के मिलने के बाद जो नदी का नाम पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। टोटल गंगा की लंबाई कितनी है? टोटल गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर। और यहां पे आप लोगों ने पढ़े 5 प्रयाग, पंच प्रयाग। पंच प्रयाग कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग आप लोगों ने पढ़े। अब यहां पे एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको ये 5 प्रयाग बहुत आसानी से याद रहेंगे। और ट्रिक जैसी हो बस हमें वो चीज समझ के बस दिमाग में आ जाए, वही ट्रिक हमारी मान ली जाती। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखना, विष्णु ने नंद और विष्णु ने कर्ण और रुद्र को दे मारा। क्लियर हो गई बात? विष्णु ने कर्ण और रुद्र को दे मारा। अब यहां विष्णु से क्या निकला? विष्णु प्रयाग।
ना से क्या निकला, नंद प्रयाग, कर्ण से क्या निकला, कर्ण प्रयाग, रुद्र से क्या निकला, रुद्र प्रयाग, देव से क्या निकला, देव प्रयाग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात। अब आप इस ट्रिक की सहायता से पांचों प्रयाग याद कर सकते हैं और कौन से प्रयाग में कौन सी नदी आग मिलती। अब यहीं पे बात आती है कि ये देवप्रयाग बहुत पूछा जाता है, देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम है, आसानी से आप बता सकते हो, अलकनंदा भागीरथ। अब इसकी सहायता से आपको पता चल गया होगा पांचों प्रयागों में एक नदी कॉमन है, कौन सी, अलकनंदा। बाकी तुमको और मिलानी है। धौली गंगा सबसे पहले आग मिलेगी, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार, फिर मंदाकिनी, फिर भागीरथी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब गंगा नदी का हमने उद्गम करा दिया, प्रयाग समझ गए, कहां पे इसका गंगा नाम पड़ा, और गंगा नाम पड़ने के बाद ये जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो हरिद्वार उसका जगह का नाम है। अब हरिद्वार के आगे जो पड़ेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम रब करे दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, भारत के भूगोल के सारे पार्ट और विश्व के भूगोल को, जिससे अगर पिछला आप देखेंगे तभी आपको आगे का आएगा। अगर आप लोग पार्ट देखते रहेंगे तभी आप हमारे क्वेश्चन सीरीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत स्टैंडर्ड है, वो लेवल नहीं है कि बुक्स में जो है लेवल जो है, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का भी अपना महत्व है। अब बात आगे करते हैं, इसको हम रब करे दे रहे हैं। गंगा नदी को हम लोग प्रवेश कराएंगे कहां पे, मैदानी भाग में, वहां से हम लोग समझते हैं बात। इतना आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ रहा होगा, फिर से आपसे मैं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कराइए। तो आपने देख लिया कि पांचों प्रयाग, पंच प्रयाग, कौन से प्रयाग कौन सी नदी के पास है, ठीक, कि कौन से प्रयाग किन दो नदियों का संगम है। उसके बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे, गंगा नदी आपने देख लिया मैदानी भाग में प्रवेश कर गई हरिद्वार से। हरिद्वार कहां पड़ता है आपका, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से जब उत्तराखंड के आगे बढ़ेगी गंगा नदी, तो अब बात करेंगे ये कहां पे पहुंचेगी। तो ये हरिद्वार हो गया, हरिद्वार से मैदानी भाग में गंगा प्रवेश कर गई, ये उत्तराखंड की बात हो गई। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं यहीं पे कि ये यूपी में गंगा नदी कहां से प्रवेश हुई। तो यूपी में एक पड़ती है, एक जिला का नाम है जिसको बोलते हैं बिजनौर। बिजनौर जिले में पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश माना जाता है, तो बिजनौर। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बात सुनो, अब गंगा नदी मेन पूरी धारा बहते हुए जा रही है, जो उत्तराखंड पहुंचेगी, उत्तराखंड के बाद पहुंचेगी यूपी के बाद पहुंचेगी बिहार के बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। इसी तरह अभी बाद में फैक्ट बताएंगे गंगा नदी से इंपॉर्टेंट क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहले तो हम बात करें गंगा, एक यहाँ पे जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं यमुनोत्री, और ये पड़ता कहां, बंदरपूछ। और पहले ही बता चुके हैं कि सारी चीजों जो बात हो रही है ये उत्तराखंड जिले की बात हो रही है अभी, ठीक। यहां से नदी यमुनोत्री से निकल के आई कौन सी, यह निकल गई यमुना। कौन सी निकल गई, यमुना नदी। और यमुना नदी जब निकल के आई तो ये यमुना नदी गंगा में आके कहां पे मिली, इलाहाबाद में। और सिंपल से बात एक पेपर में आता, जब ऊपर से जो नदियां मिलेंगी आके पर्वतीय भाग से, वो होंगी सारी कौन सी, बाएं तट पे। जो नीचे से आके मिलेंगी वो होंगी दाएं तट पे। और यमुना के बारे में सबको पता होगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। इसकी लंबाई कितनी है, 1370 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि गंगा में ऊपर की ओर से आगे नदियां कौन कौन सी मिलती। तो एक नदी यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं रामगंगा, पर्वतीय भाग से रामगंगा। क्लियर हो गया। अब रामगंगा जो बात चल रही, ये गंगा में आके कहां पे मिलती है, तो याद रखना यह आगे मिलती है हरदोई के पास, हरदोई नहीं, इसको कन्नौज के पास। रामगंगा जो आगे मिल रही है वो कन्नौज के पास। दूसरी बात, रामगंगा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ना, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिसको हम लोग हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के किनारे कौन सी नदी है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के किनारे कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, रामगंगा के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक नदी आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे गोमती नदी। गोमती नदी, और गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, भी याद रखना, फुल्लर झील। और फुल्लर झील कहां पड़ती है, यूपी। और जिला कौन सा लगेगा, पीलीभीत। तो पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, जो भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या ये तो सब पेपर में आता है, ये यूपीपी से जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आसानी से पेपर में क्वेश्चन आता है। गोमती नदी का उद्गम कहां से, कौन से जिले से माना जाता है, तो पीलीभीत और फुल्लर झील के पास से। ठीक, और बच्चे क्या लगा देते हैं, लखनऊ। लेकिन लखनऊ वास्तव में क्या है, लखनऊ इसके तट पे स्थित है। क्वेश्चन आता है लखनऊ किस नदी किनारे पर स्थित है, गोमती नदी किनारे। और गोमती नदी आगे कहां पे मिलती है, तो याद रखना गोमती नदी आगे मिलती है गाजीपुर। गाजीपुर में आके गंगा में ये क्या होती है, मिल जाती है। उसके बाद गंगा जो है कौन कौन से शहर से होकर बहती है, तो याद रखना है कानपुर भी मिलेगा, और इलाहाबाद के बाद एक पड़ेगा बनारस। बनारस भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये आप यहां से सीखोगे, गंगा नदी उसकी सहायक नदी है तो आप सीख ही रहे हो। उसके साथ साथ आप ये भी सीख रहे हो कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। इसको आप नोट्स जरूर बनाइएगा। फिर उसके बाद बात सुनो, तो आपने रामगंगा के बारे में पढ़ लिया, गोमती के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद आगे जब बात करेंगे तो उत्तर के हिमालय की ओर से एक नदी आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं घाघरा। घाघरा नदी। और घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थान है, ओरिजिन पॉइंट, वो है नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से। मिलाम हिमनद से क्लियर होगा। घाघरा भाई, मिलाम हिमालय से ये एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं शारदा नदी। तो शारदा नदी भी घाघरा में आके मिलती है। और ये शारदा नदी घाघरा में आके कहां पे मिलती है, तो याद रखना बहराइच के निकट बहराम घाट है। बहराम घाट है, तो वहां पे शारदा नदी आके मिल जाती है। ठीक, शारदा नदी का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं काली गंगा अथवा गौरी गंगा। ये शारदा नदी के ही नाम है। क्लियर हो गई बात। तो एक भी बात आप बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब बात सुनो उसके आगे। घाघरा मेन पढ़ लिया, नेपाल हिमालय के, मिलाम हिमालय हिमनद से निकलती है, और शारदा का भी वहीं से उद्गम होता है, जो यहाँ पे घाघरा में बहराइच के निकट बहराम घाट के पास मिल जाती है। मेन घाघरा यहाँ के मिलती है। घाघरा में एक अयोध्या के पास जो फैजाबाद के निकट एक नदी है सरयू। सरयू नदी आगे मिल जाती है कहां पे, फैजाबाद। इसीलिए क्वेश्चन आता है अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है किस नदी किनारे स्थित है, आसानी से आप बता सकते हो कौन सी, सरयू नदी किनारे स्थित है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद जब आपने घाघरा पढ़ लिया, घाघरा के पास अब यहीं पे आगे बात करते हैं, जो अब यहीं पे एक नदी और पढ़ लो, ये सरयू के नाम से जानी जाती है। आगे पढ़ो, एक है नदी राप्ती, राप्ती नदी। और राप्ती नदी कहां पे मिलती है घाघरा में, जिसको बोलते हैं देवरिया, देवरिया। और पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि एक शहर स्थित है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, जहां पे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जो विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, बता सकते हो आप लोग कमेंट करके बताना, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर। क्लियर। गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है, राप्ती नदी किनारे। दूसरी बात सुनो, सबको पता है गोरखपुर में जो महंत है गोरखनाथ धाम के, वो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के महंत रह चुके हैं और अभी भी है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, ये आपने सीख लिया घाघरा नदी बारे में। अब यहीं पे हिमालय की तरफ से जो एक अन्य नदी आती है जिसको हम बोलते हैं कोसी नदी, कोसी नदी।
और कोसी नदी जो है ये कहां से इसका उद्गम है, गोसाई थान पहाड़ी, ये भी नेपाल हिमालय का भाग है। क्लियर है बात। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में अगर सबसे ज्यादा जो तबाही मचाती है तो कौन सी नदी है, कोसी नदी। दूसरी बात, कोसी का सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोसी, आपने घाघरा देख ली, कोसी देख ली, उसके बाद इसमें एक नदी आती है नेपाल, वहां से निकल के, जिसको हम लोग बोलते हैं गंडक, ये भी नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय से निकल के आती है गंडक। गंडक नदी का पेपर क्वेश्चन है। गंडक नदी गंगा में कहां पे आके मिलती है, तो याद रखना सोनपुर में आके मिलती है। क्लियर बात। सोनपुर जहां पे भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, कहां पे, सोनपुर किस नदी किनारे स्थित है, गंडक नदी किनारे। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक गंगा के बाएं तट से एक नदी आती है महानंदा। और महानंदा का क्वेश्चन आता है कि बाएं तट से गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, बाएं तट से पर गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। और सहायक नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमने बताया था, जो मेन एक नदी होती है और उसमें आगे अन्य धाराएं जुड़ती जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी, जो ट्रिब्यूटरी होती है, जैसा कि हमने सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र में आपको बताया था। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, यमुना जो दाएं तट से आगे मिल रही। अब आपने जो पर्वतीय भाग से नदियां निकल के गंगा में मिल रही वो हमने बता दी। क्लियर हो गया। अब एक जो है एक भी पर्वतीय भाग से निकल गई, यमुना आगे मिली यहाँ पे इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद सबको पता होगा किन तीन नदियों, यहाँ पे एक संगम बनता है, तीन नदियों का संगम, एक बनता है गंगा, एक बनता है यमुना, एक बनता है सरस्वती, तीन नदियों का। और इलाहाबाद एक ऐसा स्थान है जहां पे कुंभ मेला का आयोजन किया था। कब कुंभ मेला, कितने साल बाद आयोजित किया जाता है, 12 साल बाद। कुंभ मेला में एक देख लेते हैं कहां कहां पर लगता है, ये अलग से नोट डाउन कर लेना। कुंभ मेला आपके भारत में 4 जगह लगता है। कहां कहां पे, इलाहाबाद, नासिक के बाद आपका लगता है उज्जैन के अलावा जो चौथी जगह लगता है वो लगता है हरिद्वार। 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं इलाहाबाद किस नदी किनारे, सबको बता सकते हो, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक। नासिक का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लगाओगे, गोदावरी के किनारे। उज्जैन का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लगाओगे, क्षिप्रा नदी किनारे। हरिद्वार का आ जाएगा तो किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इलाहाबाद आराम से बता सकते हो, संगम किसका बनता है, गंगा, यमुना, सरस्वती का। इलाहाबाद किस राज्य में, यूपी। नासिक किस राज्य में, महाराष्ट्र। उज्जैन किस राज्य में, मध्य प्रदेश। हरिद्वार आपका किस राज्य में, उत्तराखंड। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल बाद आयोजित किया जाता है 4 जगह भारत में। आसानी से लगा सकते हो कहां कहां पर आयोजन किया जाता है और कहां पे आयोजन नहीं होता, ये चीज आप आसानी से बता सकते हो। ये भी बता सकते हो कि कुंभ मेला का आयोजन जिन स्थानों पे होता है वे स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगर हम नोट्स बना रहे हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। नदियों से रिलेटेड बहुत सारे पेपर में आते हैं, जरूरी नहीं नदियां पूछी जाए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है। बिहार का शोक कोसी नदी आराम से बता सकते हो। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कुंभ मेला में यहाँ रब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नदियों से चीजें और सारी चीजें आपको बतानी है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं यमुना नदी दाएं तट से आगे मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। ठीक। यमुना की सहायक नदियां हैं, एक सहायक नदी जिसको हम लोग बोलेंगे चंबल नदी। क्या बोलेंगे, चंबल नदी। दूसरी बात देखो, चंबल नदी जो है, चंबल नदी का पहला क्वेश्चन आता है कि उसका उद्गम कहां से होता है। इसका उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक, जनापाव की पहाड़ियों से। दूसरी बात, चंबल नदी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो आसानी से बता सकते हो 3 राज्यों में।
3 राज्य वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, एमपी, यूपी और राजस्थान। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी बात, चंबल नदी अपनी बीहड़ और उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ एवं उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, भूमि के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग एक ही पूरे चार्ट में आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चंबल नदी का क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया और आता है कि राजस्थान की ये एकमात्र सदा नीरा नदी है, क्योंकि राजस्थान में अगर वर्ष भर कोई नदी बहती है तो उसका क्या नाम है, चंबल नदी। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी, राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी। सदा नीरा का मतलब क्या होता है, पूरे साल बहने वाली नदी। तो राजस्थान की कौन सी एकमात्र सदा नीरा है, चंबल नदी। अब चंबल नदी का उद्गम देख लिया। चंबल नदी किसकी सहायक नदी होगी, यमुना की, क्योंकि ये जाके किसमें मिल रही, यमुना में, ठीक है। अब बात सुनो, और ये कहां पे कौन सा जिला में पड़ता है, इटावा। ये पेपर यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि चंबल नदी यमुना में कहां मिलती है, इटावा में। क्लियर होगा। चंबल के बाद हम लोग चंबल के वहीं पे कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। एक सहायक नदी जिसका नाम है छिप्रा। छिप्रा से भी आपने पढ़ा था उज्जैन। उज्जैन जहां पे उज्जैन जहां पे कुंभ मेला का आयोजन कराया जाता है मध्य प्रदेश में। छिप्रा हो गई। फिर यहां पे हो गई पार्वती। इसी बात एक नदी इसकी सहायक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं काली सिंध, और इसी की एक सहायक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं बनास नदी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। क्लियर। बनास से क्वेश्चन याद रखना है, पेपर में आता बिलासपुर डैम। बिलासपुर डैम मतलब बिलासपुर बांध किस नदी पे स्थित है, बनास नदी पे। इतनी बात आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चंबल नदी पढ़ ली। चंबल नदी के बाद देखते हैं हम लोग इसमें जो यमुना की सहायक नदी है केन नदी। केन नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, केन नदी का जो प्राचीन नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कर्णवती। क्या बोलते हैं, कर्णवती। क्लियर हो गई बात। केन नदी का जो प्राचीन नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कर्णवती। और केन नदी का उद्गम कहां से होता है, केन नदी का उद्गम होता है कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ियों से उद्गम। दूसरी चीज है कि केन नदी जाके कहां पे उसमें मिलती है, वो मिलती है बांदा में। बांदा के पास यमुना में जाके केन नदी मिल जाती है। क्लियर होगा। अब केन नदी के बाद हम लोग अगली जो नदी देखते हैं वो देखते हैं बेतवा। बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहां पे मिलती है, जाके हमीरपुर में। यूपी में कहां मिलती है, हमीरपुर में। क्लियर होगा। बेतवा नदी से एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेतवा नदी किनारे एक स्थल स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट जहां पे भगवान राम ने वनवास काटा था। भगवान राम ने वनवास काटा था, सबसे ज्यादा समय बिताया था, जहां पे सबरी के झूठे बेर खाए थे। कहां पे, चित्रकूट पे। बेतवा नदी चित्रकूट इसी पे स्थित है, इस नदी के किनारे, और हमीरपुर में जाके मिलती है। और बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। एक मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सांची स्तूप। और सांची स्तूप किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो सांची स्तूप कराया गया अशोक द्वारा। और एक भी किस नदी किनारे स्थित है, बेतवा नदी किनारे। क्लियर हुआ। अब बेतवा नदी का उद्गम देख लेते हैं कहां से होता है। उद्गम होता है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यमुना की सहायक नदियां ये याद रखना। क्लियर। अब एक यमुना में उत्तर हिमालय से होकर नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं टोंस नदी। टोंस नदी, ये भी याद रखना आप लोग कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की नदी। क्लियर। ये नीचे से आकर मिल रही, वो ऊपर से आके मिली जा रही। उसके बाद यमुना के बाद हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन सी हमें मिलने वाली है, जो मेन प्रमुख नदियां हैं। गंगा या ऐसे बह रही। गंगा का प्रवेश यूपी में किस जिले से माना जाता है, तो याद रखना गंगा का प्रवेश यूपी में बिजनौर जिले से।
और गंगा जो बाहर हो जाती है वो किस जिले में, गंगा मतलब पूरी तरह से यूपी क्रॉस कर जाती है या यूपी के बाहर जब जाती है तो कौन सा जिला पड़ता है, देवरिया, याद रखना। गंगा का अंतिम कह सकते हैं यहां पे अंतिम जिला यूपी का जहां पे गंगा रहती है। तो देवरिया के बाद वो सॉरी यहां पे गलत हो गया थोड़ा सा सॉरी, जो गंगा का अंतिम जिला होगा वो होगा बलिया, जो गंगा का अंतिम जिला होगा वो होगा बलिया। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम लोग आगे, यहां पे लिख लो आप लोग, गंगा का अंतिम जिला जो यूपी में पड़ता है, तो आसानी से आप बता सकते हो। तो आप लोगों ने देखा गंगा का कितने राज्यों में विस्तार हो रहा, तो आपने पहला राज्य आपने पढ़ा उत्तराखंड, याद करते चलना, फिर पढ़ा आपने यूपी के बाद आपने पढ़ लिया बिहार। क्लियर होगा। अब बिहार के बाद देखो कहां जाएगी, झारखंड। अब यहीं पे जो है यहीं पे एक पटना उसकी राजधानी है जिसको हम लोग बोलते हैं पटना, किसकी राजधानी, बिहार की। और पटना जो है बिहार की राजधानी है। क्लियर हो गई बात, सबको पता है किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे। और यहीं पे स्थित है दो जिला और याद में जो पेपर बहुत आते हैं, एक बक्सर और एक भागलपुर। ये भी किस नदी किनारे स्थित है, ये सब बिहार के जिला हैं, ये भी गंगा नदी किनारे स्थित है। अब बात सुनो, एक आता है यहां पे पड़ता है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे। अमरकंटक है जहां से 3 नदियां निकलती हैं, एक उत्तर की ओर जाती है, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक पूरब की ओर। तो जो अमरकंटक से ऊपर की ओर जाती है उस नदी का नाम है सोन नदी। क्या है, सोन नदी। सोन नदी के जो यहाँ पे बालू होती है वहां पे एक सोने के रेसे पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्वर्ण नदी के नाम से। क्लियर बात। सोन नदी जाके पटना नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती है, इसीलिए सोन नदी का पेपर में क्वेश्चन आता कि दक्षिण भारत से आकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, सोन नदी। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर होगा। अब देखो सोन नदी के बाद जो हम लोग बात करेंगे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो याद रखना इसकी एक सहायक नदी जिसको हम बोलते हैं रिहंद, और इसकी एक सहायक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी कोयल। तो पहले रिहंद की बात आ रही, तो रिहंद नदी जो इसकी सहायक नदी है, तो रिहंद नदी पे एक बांध स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ सागर बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। क्लियर हो गई बात। और ये कहां पे गोविंद बल्लभ सागर पंत बांध, सोनभद्र नामक जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। आसानी से आप इसको बता सकते हो। क्लियर। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद यहीं पे हम लोग बात करते हैं, जब गंगा नदी जो है बिहार क्रॉस करके झारखंड पहुंचेगी, झारखंड के बाद पहुंचेगी पश्चिम बंगाल। क्लियर होगा। जब पश्चिम बंगाल पहुंचेगी तो यहां पे जो पड़ेगा, यहां पे आएगा उसका क्या नाम है, यहां पे एक पड़ेगा फरक्का बांध। और फरक्का बांध किस नदी किनारे, याद रखना भागीरथी। और फरक्का बांध कहां पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध कहां पे, पश्चिम बंगाल में। इतनी बात क्लियर हो गई। और फरक्का डैम के बाद गंगा नदी वितरिकाएं बट जाती है, मतलब ये टूट जाती है। तो इसमें वितरिका जो बढ़ती है वो बढ़ती है 3, एक बढ़ती है हुगली के नाम से आगे बढ़ती है, एक गंगा के नाम से खुद बढ़ती है, और एक भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। तो भागीरथी नदी पर ही फरक्का डैम स्थित है। अब जो हुगली के नाम से आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ी हुगली, और हुगली नदी को ही विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी बोलते हैं। विश्वासघाती नदी कौन सी है, हुगली नदी। विश्वासघाती नदी
दूसरी बात ये, अगर हुगली नदी है, इस पे एक आती है पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, वहां से एक नदी निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, और दामोदर नदी जो है वो गंगा की हुगली नदी में आकर मिल जाती। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। आसानी से आप बता सकते हो। दामोदर नदी बंगाल का शोक बोलते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? दामोदर नदी को। क्लियर होगी बात? उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दामोदर से याद रखना, एक इसकी सहायक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं बराकर नदी। बराकर नदी से पेपर में आता है बराकर बांध, बराकर डैम किस नदी पे स्थित है? तो बराकर डैम जो है बराकर नदी पे स्थित है। और बराकर रिवर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की। क्लियर हो गई बात? इतनी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। अब गंगा नदी हुगली तीन भागों में टूटी, एक भागीरथी, एक हुगली और एक गंगा। गंगा के नाम से जो आगे बढ़ गई वो पहुंच गई कहां पे? बांग्लादेश में। अब हम इसको रब कर रहे हैं, उसके आगे हम आपको बताएंगे। क्लियर हो गया बात? इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। हुगली तक का हम लोग पहुंच चुके हैं। हुगली नदी जहां पे टूटी है उसके आगे हमको बताना है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद नोट डाउन कर लेना, ठीक है? फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम 10-10 अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर रहे होंगे। आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग हमारा भी सहयोग करेंगे। फिर आगे जो बात करते हैं हम लोग, हुगली। हुगली के जब वहां पे टूटा, एक भाग टूट गया हुगली में, एक टूट गया दामोदर उसमें भागीरथी में। अब बात करते हैं गंगा। गंगा के नाम से जो आगे बढ़ी वो बढ़ गई कहां पे? वो पहुंच गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब पहुंची तो बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं पद्मा नदी, ठीक? तो गंगा नदी को पद्मा कहां जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर बात? अब हमने आपको बताया था ये जो पद्मा नदी है, इधर इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये पद्मा नदी होगी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा का नाम। क्लियर होगा? अब बात सुनो बहुत आगे से। उधर हमने बताया था, जब आपको सिंधु तंत्र पढ़ाया था, ब्रह्मपुत्र नदी जब आ रही थी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश कर रही थी तो ये नदी हमने बताई थी आपको कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग अगर वीडियो न देखे हो पुराना सिंधु तंत्र वाला तो जरूर देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बोलते थे जमुना नदी। जमुना, जब जमुना और पद्मा मिल जाती है तो यही दोनों मिलकर आगे क्या बढ़ती है? पद्मा के नाम से धारा आगे बढ़ती है, ठीक? अब पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है तो यहीं पे एक साइड से आके मिलती है एक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं मेघना नदी। और मेघना नदी इन दोनों नदियों के संगम में कहां पे मिलती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं चांदपुर। चांदपुर जो बांग्लादेश में स्थान पड़ता है। अब ये मेघना नदी जब इसमें मिल जाती है तो ये कौन से नाम से आगे बढ़ती है? मेघना के नाम से। क्लियर हो गया? अब बात सुनो, जब बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को जमुना। जब दोनों मिलती हैं तब किस नाम से आगे बढ़ती हैं? तब भी बढ़ती हैं पद्मा के नाम से। बाद में जब चांदपुर में मेघना नदी आके इनकी धाराओं में मिल जाती है तो किस नाम से आगे बढ़ती है? मेघना। अब मेघना के नाम से ही ये कहां गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो आपको पता चल गया गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ और गंगा नदी का नाम कहां से पड़ा? देवप्रयाग से पड़ा, ठीक है? गंगा नदी का उद्गम कहां? गंगोत्री से। और मुहाना कहां पे बनना? बंगाल खाड़ी में। अब एक बात है ब्रह्मपुत्र और गंगा की, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का जहां पे क्षेत्र होगा दोनों का खदान में, तो उसके बीच का क्षेत्र वो बनाता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है।
डेल्टा क्या होता है? जो उपजाऊ भूमि होती है, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जो अवसाद होते हैं जो नदियों किनारे, वही डेल्टा का निर्माण करते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कहां पर है? वेस्ट बंगाल। किन दो नदियों के अवसादों से निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के, गंगा और ब्रह्मपुत्र के। अब एक पेपर में क्वेश्चन और आता है कि सुंदरबन का डेल्टा की आकृति कैसी है? आकृति, तो आकृति आप बता सकते हो कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज हमने बना दिया, इसी से आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद और क्या? सुंदरबन के डेल्टा में किस प्रकार की वनों की प्रजाति पाई जाती है? तो याद रखना मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन की प्रजाति पाई जाती है। क्लियर होगी बात? उम्मीद करते हैं इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे आगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। उम्मीद करते हैं समझ, अगर पूरी नदियां एक बार कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम लोग जो करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर जो भी छूट गए हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी झीलें, डैम, बहुउद्देशीय परियोजनाएं सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। और एक बार फिर से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।